Economic Development, Chapter 15 of Basic Standard 10. Every person's morning begins in a different way. Many people lead their life full of material, pleasure, but maximum people of the world are seen struggling for existence. बहुत से लोग हैं जिनकी मॉर्निंग जो है डिफरेंट वे में यूज होती है, ये डिफरेंट वे में वो अपनी मॉर्निंग स्टार्ट करते हैं. एवरी पर्सन, हर कोई. उनमें से कुछ लोगों के पास से मैनी लीड देयर लाइफ, यानी कुछ लोग अपनी जो लाइफ है वो इस तरह स्पेंड करते हैं फुल ऑफ प्लेजर, एकदम पूरा आज़ादी से, उनके पास सब कुछ होता है. बट मैक्सिमम पीपल ऑफ द वर्ल्ड स्ट्रगलिंग फॉर एक्सिस्टेंस, अपने एक्सिस्टेंस के लिए वो स्ट्रगल करते हैं. और ऐसे पीपल को हम पुअर बोलते हैं. फिजिकल प्लेजर, वेलबींग, और उनके पास फिजिकल प्लेजर, वेलबींग, और वह सिर्फ इमेजिनेशन करते हैं, वो इमेजिनेशन में रहते हैं. अब ऐसे लोगों को हम पुअर बोलते हैं. अब इनसे बाहर कैसे निकलना जाता है पुअर्टी से, ये हम पढ़ेंगे. ए सिचुएटेड, इज दिस सिचुएशन ओरिजिनेटेड, ये सिचुएशन कहाँ से स्टार्ट हुई थी, इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकला जा सकता है, और इस टाइप के क्वेश्चंस का हम आंसर नीचे पढ़ेंगे. फर्स्ट है हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट. टूडेज मॉडर्न वर्ल्ड, एवरी कंट्री इज ट्राइंग टू अचीव इकोनॉमिक डेवलपमेंट. आज के मॉडर्न वर्ल्ड में हर कंट्री चाहती है कि उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट अचीव हो. बट डेवलपमेंट इज नॉट कन्फाइंड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट ओनली. लेकिन डेवलपमेंट का मीनिंग सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है, एक प्रोसेस है सोशल चेंज का. सोशल चेंज मीन्स इसके मेन ही फेसेस है, बहुत से फेसेस है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के. इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंस्टेंट इंक्रीज इन नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से कंस्टेंटली, यानी जल्दी जल्दी जो हमारी नेशनल इनकम है कंट्री को इंक्रीज होती है. इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मीनिंग होता है कि कंस्टेंट, यानी नेशनल इनकम जो है कंट्री की हो इंक्रीज हो, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो, हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो चेंज हो, लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव हो. इसको हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलते हैं. टोटल इनकम जो है कंट्री की उसे हम नेशनल इनकम बोलते हैं. और नेशनल इनकम जो है हमारी, यानी टोटल इनकम कंट्री की, उसको अगर हम टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे तो हमें पर कैपिटा इनकम मिलेगा. जबकि जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो फैसिलिटीज पे डिपेंड होता है, जैसे फूड, शेल्टर, एजुकेशन, हेल्थ सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज एज वेल एज शेल्टर. अगर फूड, क्लॉथ, एजुकेशन, हेल्थ सर्विस, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस या फिर शेल्टर किसी के पास ये सारी फैसिलिटीज है तो वो पुअरिटी से बाहर होगा. और नेशनल इनकम इंक्रीज होने की वजह से पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज होगी. और आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद जो हमारी इकोनॉमिक सर्विस है इम्प्रूव होगी है, और इसकी फैसिलिटीज भी इम्प्रूव हुई है. हमारी फूड, ग्रेन, क्लॉथ, इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन, हेल्थ सर्विस और शेल्टर भी इम्प्रूव हुए हैं. जो भी रिक्वायरमेंट ऊपर गिवन है अगर वो फुलफिल इजीली हो जाए तो जो भी रिक्वायरमेंट ऊपर गिवन है तो इजीली आर फुलफिल हो गई है और बेटर वे में हुई है. अगर हम पास से कंपेयर करें तो हम बोल सकते हैं कि हमारे जो इंडिया है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पार्ट ले रहा है. अब इधर दिया है नेशनल इनकम ऑफ इंडिया. नेशनल इनकम यानी जीडीपी जो इंडिया की है 87,36,039 करोड़ थी 2011 और 12 में, जो इंक्रीज होकर 2015-16 में 1,35,67,192 करोड़ हो गई थी. डिफरेंट इकोनॉमिक प्रोग्रेस और इकोनॉमिक डेवलपमेंट अब हम पढ़ेंगे. इन ऑर्डिनरी सेंस इकोनॉमिक प्रोग्रेस एज वेल एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट बट द वर्ड शो एंड इंक्रीज, यानी जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो वर्ड है दोनों ही इंक्रीज कर रहे हैं, यानी इंक्रीजमेंट को शो करते हैं. बट लेकिन इधर जो है दोनों में बहुत डिफरेंस है. अभी हम इन नीचे जो है दोनों की डिफरेंस पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस. फर्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस. डेवलपमेंट प्रोसेस के हिसाब से इनमें डिफरेंट क्या है. इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव वाइल इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज क्वांटिटेटिव. जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है
और क्वालिटेटिव है, और इकोनॉमिक प्रोग्रेस क्वांटिटेटिव है। क्वालिटेटिव मीन्स किस क्वालिटी में है वो, और क्वांटिटी हमें मात्रा बताती है। इकोनॉमिक प्रोग्रेस हमें मात्रा बताती है, उसकी क्वांटिटी बताती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट फर्स्ट स्टेज है, जबकि इकोनॉमिक प्रोग्रेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बाद आता है। यानी जो प्राइमरी स्टेज है हमारा, वो होगा हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पहले हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट अचीव करना है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट अचीव करने के बाद ही हम इकोनॉमिक प्रोग्रेस अचीव कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज आवर फर्स्ट स्टेज फॉर प्रोग्रेस। सेकेंड पार्ट है इसका, अकॉर्डिंग टू चेंज टेक प्लेस इन इकोनॉमी on the basis of new research in economy, increase in production is economic development। रिसर्च के बेस पे इकोनॉमी में इंक्रीज होना, यानी इकोनॉमी का प्रोडक्शन में इंक्रीज होना इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। यानी अगर हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है तो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। और इस रिसर्च की वजह से, बिकॉज ऑफ रिसर्च इन हाइब्रिड सीड में रिसर्च होने की वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर मैनीफोल्ड इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसका अलग अलग फोल्डर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में ओपन हुआ है, इंक्रीज हुआ है, और ये हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट शो करता है। अगर हम अदर साइड देखें तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन एग्रीकल्चर लैंड इंक्रीज हो रहा है, उसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, और इसी को इकोनॉमिक प्रोग्रेस बोलते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा, इन रिलेशन टू डेवलप एंड डेवलपिंग नेशंस। डेवलप्ड यानी और डेवलपिंग नेशन में क्या डिफरेंस होता है? डिफरेंस इज सीन इन बोथ ऑफ देम इन रिलेशन टू डेवलप एंड डेवलपिंग नेशंस आल्सो। अब इनमें रिलेशन भी है डेवलप और डेवलपिंग नेशन में। इंक्रीज इन नेशनल इनकम ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज इज कॉल्ड इकोनॉमिक प्रोग्रेस। अगर डेवलप कंट्रीज यानी जो ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है, ऐसी कंट्री की अगर नेशनल इनकम इंक्रीज होगी तो हम उसे इकोनॉमिक प्रोग्रेस बोलेंगे। और अगर नेशनल इनकम डेवलपिंग कंट्री की इंक्रीज हो रही है तो हम उसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोलेंगे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसके लिए होगा? डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, और इकोनॉमिक क्या नाम है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस डेवलप कंट्रीज के लिए होगा, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट फर्स्ट स्टेज है। तो जो प्राइमरी सर्विस है, प्राइमरी जो डेवलपमेंट है वो जो है डेवलपिंग कंट्रीज को मिलेगा। अगर डेवलपिंग कंट्रीज डेवलप हो गई फिर उन्हें इकोनॉमिक प्रोग्रेस मिलेगा। इसके कुछ फीचर्स है डेवलपिंग इकोनॉमी के। इकोनॉमी ऑफ डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज इज सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम। डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री दोनों एक दूसरे से सेपरेट हैं पर कैपिटा इनकम के बेस पे। एज पर वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2004 ऑफ वर्ल्ड बैंक, कंट्रीज हैव लेस देन $735 पर कैपिटा इनकम आर कैटेगराइज्ड एज डेवलपिंग इकोनॉमी। 2004 वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के हिसाब से जो भी डेवलपिंग कंट्री, जो भी कंट्रीज है, $735 जिसकी पर कैपिटा इनकम $735 से कम है, लेस है, और डेवलपिंग कंट्रीज में आते हैं। और इनके हम फीचर्स पढ़ेंगे। डेवलपिंग कंट्री इकोनॉमी के क्या क्या फीचर्स होते हैं। डेवलपिंग इकोनॉमी का फर्स्ट फीचर है हमारा लेस पर कैपिटा इनकम, यानी पर कैपिटा इनकम कम होना। नेशनल इनकम ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इज लेस व्हाइल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज हाई। जो नेशनल इनकम है पर कैपिटा इनकम की वो लेस होना, कंट्री की जो पर कैपिटा इनकम है वो लेस होना, और पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा होना। सो पर कैपिटा इनकम रिमाइंस लो, जिसकी वजह से जो पर कैपिटा इनकम है वो लो रहेगी, क्योंकि पर कैपिटा इनकम अगर लो रही तो लिविंग स्टैंडर्ड भी लोगों का लो ही रहेगा। आप इसका एक एग्जांपल देके समझाते हैं। अगर किसी कंट्री की पर कैपिटा इनकम 10 है, अब 10 लोगों में अगर उसको हम डिवाइड करेंगे तो सबके पास एक एक आएगा। और अगर हमारे पास पर कैपिटा इनकम 10 है और पॉपुलेशन 4 है, तो पॉपुलेशन 4 है तो एक पर्सन के पास 2.5 आएगा। उस हिसाब से जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन उतने कम पर कैपिटा इनकम एक पर पर्सन पे काउंट होगा, जिसकी वजह से लिविंग स्टैंडर्ड भी हमारा लो रहेगा। सेकंड आता है पॉपुलेशन ग्रोथ। अब पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है? जो डेवलपिंग कंट्रीज है, डेवलपिंग नेशंस है, उनका जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो हाई होता है, और
पॉपुलेशन ग्रोथ हाई होने की वजह से वो पीछे हो जाते हैं और डेवलपिंग कंट्रीज में आते हैं, डेवलपिंग इकोनॉमी में आते हैं। और जो भी डेवलपिंग इकोनॉमी है जिस कंट्री के 2% मोर इन दिस नेशन, उसका जो पॉपुलेशन रेट है ग्रोथ होता है 2% या फिर 2% से ज़्यादा एवरी ईयर। डेवलपिंग इकोनॉमी का थर्ड पॉइंट है डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर पर डिपेंड होना। मेन ऑक्यूपेशन जो है डेवलपिंग कंट्रीज का वो एग्रीकल्चर होता है। 60% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे एम्प्लॉयमेंट होती है। जो कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का नेशनल इनकम में और ऐसी कंट्रीज का 26% होता है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, डेवलपिंग इकोनॉमी में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होता है, यानी इनकम भी अनइक्वल होती है। जैसे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सीन इन डेवलपिंग कंट्रीज, अनइक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ये सिर्फ और सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज में देखा जा सकता है। दिस इनइक्वालिटी इज सीन इन सिटीज एज वेल एज विलेज, और ये इनइक्वालिटी सिटीज में भी हम देख सकते हैं, विलेज में भी हम देख सकते हैं। 20 रिच पीपल ऑफ द कंट्री शेयर 40% ऑफ नेशनल इनकम, यानी उस कंट्री के 20% रिच जो होते हैं और 40% नेशनल इनकम कंट्री को प्रोवाइड करते हैं, और पूरे 20% ओनली 10% नेशनल इनकम प्रोवाइड करते हैं। एक कंसंट्रेशन नेशनल इनकम और प्रॉपर्टी या जो प्रॉपर्टी जो है लैंड हैंडओवर होते हैं ओनली रिच पीपल के हाथों में होते हैं डेवलपिंग इकोनॉमी में। यानी जो रिच पीपल है वो जितना उनके वो कमाते हैं यानी नेशनल इनकम में वो उतना डबल कंट्रीब्यूट करते हैं, और जो पुअर पीपल होते हैं वो अपने से कम यानी उससे कम जो है नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट करते हैं। अब फिफ्थ पॉइंट है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स बेरोजगार, एक काउंटेड होते हैं डेवलपिंग कंट्रीज के एक इम्पोर्टेंट फीचर है अनएम्प्लॉयमेंट। और जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो कंट्री का बताता है, यानी टोटल मोर देन 3% ऑफ टोटल लेबर, यानी 3% जो है टोटल लेबर अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं ऐसे कंट्रीज में। और इन दिस कंट्रीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी जो डेवलपिंग इकोनॉमीज के कंट्रीज होती है इनके यहाँ अलग अलग अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट होता है, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, और पीरियड के हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। सीजनल यानी कैसे सीज़न में हमारे इंडिया में 4 सीज़न होते हैं, तो बारिश में कुछ और विंटर में कुछ और, समर में कुछ और। विंटर में है कंबल्स बेचना, स्वेटर्स बेचना, और समर में आइसक्रीम बेचना, ये सब टाइप के सीजनल या फिर फेस्टिवल टाइप के भी बोल सकते हैं। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्यों देखा जाता है? कैसे अगर एग्रीकल्चर फील्ड है उसमें 4 लोगों की ज़रूरत है, अगर 5 लोग काम कर रहे हैं तो एक लोग को अगर हम निकाल दें तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, हमारा उतना ही प्रोडक्शन होगा, हमें उतना ही इनकम मिलेगी। तो एक को निकाल के कोई भी फर्क नहीं पड़ना, उसे हम बोलेंगे डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट भी होता है, यानी मशीनरी का ज़्यादा यूज होने की वजह से जो एम्प्लॉय हैं उन्हें निकाल देना। और बहुत से अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं। 6 पॉइंट है इसका पॉवर्टी। पॉवर्टी मेन फीचर होता है डेवलपिंग इकोनॉमी का। ऐसे लोग जो अपनी प्राइमरी नेसेसिटीज से सेटिस्फाई ना हो, इतने एबल ना हो कि वो प्राइमरी चीज़ें अफोर्ड कर सके, जैसे फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, एजुकेशन, हेल्थ, अगर ये चीज़ें भी वो अपने लिए प्रोवाइड ना कर सके तो उन्हें हम पुअर बोलेंगे। और डेवलपिंग कंट्रीज में ऐसे लोग कंसिस्टिंग 2/3 ऑफ टोटल पॉपुलेशन, यानी 1/3 पॉपुलेशन जो है ऐसे कंट्री में पुअर होती है। डुअल इकोनॉमी क्या होता है? द इकोनॉमी ऑफ अ डेवलपिंग कंट्री इज बेस्ड ऑन डुअल और मिक्स सिस्टम। जो डेवलपिंग कंट्री होती है उनकी इकोनॉमी डुअल और मिक्स सिस्टम पे डिपेंड होती है, बेस्ड होती है। ऑन वन साइड बैकवर्ड फार्मिंग, इसका बैड इफेक्ट होता है बैकवर्ड फार्मिंग, वही पुरानी फार्मिंग, यानी कोई भी
मॉडर्न फैसिलिटी वाली फार्मिंग ना करना, मशीनरीज का ना यूज़ करना, ओल्ड मशीनरीज का यूज़ करना, ऑर्थोडॉक्स सोशल स्ट्रक्चर, पुराने ज़माने से जो चीज़ें आ रही है उसी को फॉलो करना, और जो विलेज है उसमें लेस प्रोडक्शन देखा जाता है। दूसरी साइड में देखें तो सिटीज़ में मॉडर्न इंडस्ट्रीज होती है, न्यू न्यू प्रोडक्शन होते हैं, प्रोसेस होता है, मॉडर्न इम्प्लीमेंट होता है, मॉडर्न सोफिस्टिकेटेड लाइफस्टाइल भी होती है। अब 8 पॉइंट है हमारे पास इनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स जो फैसिलिटीज हमें प्रोवाइड की जाए। कैसे? अगर कोई भी इंडस्ट्रीज है वो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज लोगों को प्रोवाइड करती है, यानी अपने एम्प्लॉयमेंट को पहले एम्प्लॉय को प्रोवाइड करती है। कैसे? उनके हॉस्पिटल की बिल पे करना, हॉस्पिटल बिल पे करना, और दूसरी सर्विसेज रेंट पे करना उनके लिए, यानी उनको रेंट पे फॉर्म देना, फ्री करना। क्रूशियली वाइटल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज लाइक एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ फैसिलिटीज, बैंकिंग, ये सब कंपनीज क्या करती है अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए फ्री कर देती है। जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है उनके पास ये फैसिलिटीज कम होती है, जिसकी वजह से डेवलपमेंट ऑफ नेशन हाइंडर्स हो जाता है, बाधा बन जाता है। मेंस अगर वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड हुए तो उन्हें एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ सर्विस और बैंकिंग की फैसिलिटी कम मिलेगी, जस्ट बिकॉज जो कंपनी में काम नहीं करते। तो जब ये फैसिलिटीज से वो दूर रहेंगे तो वो डेवलप नहीं हो पाएंगे। 9th पॉइंट आता है फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। द स्ट्रक्चर ऑफ फॉरेन ट्रेड ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इज डिफरेंट। जो स्ट्रक्चर है फॉरेन ट्रेड का डेवलपिंग कंट्रीज का वो अलग होता है। और जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है ज़्यादातर एक्सपोर्ट एग्रो प्रोडक्ट या फिर फार्म प्रोडक्ट करते हैं, जैसे मिनरल ओर्स और ऐसे टाइप के प्रोडक्ट की डिमांड बहुत लो होती है और लो रेट में भी हमें मिलता है, जिससे इनकम भी हमें कम मिलती है एक्सपोर्ट करने पे। अगर हम दूसरे कंट्री को इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, जबकि इंपोर्ट जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट और मशीनरी हम इंपोर्ट करते हैं, जिससे हम ज़्यादा पैसा उनको दे रहे हैं, लेकिन उनसे अगर हमें पैसा लेना है तो हमारी जो एग्रो प्रोडक्ट है उससे हमें कम मनी मिल रहा है। जबकि अगर हम मशीनरी और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट उनसे बाई कर रहे हैं तो हम उनको अपने से ज़्यादा पैसे दे रहे हैं, जिसकी वजह से एज द कॉस्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट इज मोर। जो इंडस्ट्रियल और मशीनरी है इनके प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो ज़्यादा होती है, इसलिए इंपोर्ट बढ़ने की वजह से हमारा एक्सपेंस बढ़ जाता है। Thus, as the condition of foreign trade are adverse, there is an increase in foreign debt. और इस इफेक्ट की वजह से हम फॉरेन डेप्ट में हो जाते हैं, यानी दूसरे कंट्री के से हम कर्जदार बन जाते हैं। Thus, we see above mentioned feature in developing countries as Indian economy is developing. जो भी फीचर्स हमने देखे हैं ऊपर डेवलपिंग कंट्रीज के, उसमें इंडियन इकोनॉमी भी डेवलपिंग कंट्रीज में काउंट होती है, और ये सब फीचर्स इंडिया के रिलेटेड हैं ग्रेटर और लेजर मेजर में इकोनॉमी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नेक्स्ट है हमारे पास इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो आप अभी पढ़ेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मीन्स अर्निंग एंड स्पेंडिंग मनी फॉर द एक्शंस ऑफ कमोडिटीज और सर्विसेज। फॉर एग्जांपल एक्टिविटीज ऑफ अ फार्मर, an artisan, a businessman, a teacher are included in economic activity. इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? अगर हम किसी को पैसे दे रहे हैं या फिर मनी स्पेंड कर रहे हैं, यानी पैसे हम स्पेंड करना, मनी देना, यानी कोई भी सर्विस के बदले अगर हम पैसे दे रहे हैं तो वो एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। यानी अगर हम किसी को पैसे दे रहे हैं या फिर पैसे ले रहे हैं, अगर उसमें पैसे के बदले सर्विस मिल रही है या सर्विस दे रहे हैं तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में काउंट होगा। जैसे फार्मर सर्विस करता है, उसके लिए उसके बदले में वो हमें क्रॉप देता है। आर्टिशियन भी अपनी सर्विस करता है, बिजनेसमैन, टीचर, यानी सर्विस के बदले जो पैसे लेते हैं उन्हें हम इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी सर्विस करने के बाद भी अगर पैसे ना ले, यानी जिसमें पैसे का कोई भी एम ना हो, उसे हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का एम नहीं होता है, यानी उन्हें इनकम या फिर रेसिप्रोसिट ऐसा नहीं चाहिए होता है। इनडायरेक्टली आर कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इनडायरेक्टली इन्हें नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। जैसे नेचरिंग ऑफ अ चाइल्ड बाय द मदर,
यानी एक माँ जो अपने बच्चे का ख्याल रखती है वो सर्विस तो करती है, लेकिन विथआउट, बिना किसी लालसा के, उसे कुछ नहीं चाहिए होता है। एक्टिविटीज ऑफ सोशल सर्विस डन बाय सोशल वर्कर, जो भी सोशल वर्कर सोशल एक्टिविटीज करता है, जो भी सोशल वर्कर सोशल एक्टिविटी करता है तो उसके बदले में उसे पैसे नहीं चाहिए होते हैं। तो यानी अगर मनी का एक्सचेंज नहीं हो रहा है तो ये हमारे लिए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। इसको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आइडेंटिफाई किया गया है। स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इसे जो इंडियन इकोनॉमी है उसका स्ट्रक्चर क्या है? वेरियस ऑक्यूपेशन और इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्लासिफाइड किए गए 3 सेक्शन में। फर्स्ट है प्राइमरी सेक्टर, सेकंड है सेकेंडरी सेक्टर, थर्ड है सर्विस सेक्टर, और ये सब क्लासिफाई किए गए इकोनॉमिक एक्टिविटीज। कमर्शियल स्ट्रक्चर में फर्स्ट आता है हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज, कैटल रेयरिंग, कैटल ब्रीडिंग, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट, माइनिंग ऑफ रॉ मेटल इंक्लूड प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। यानी जो भी हमें एग्रीकल्चर या फिर एग्रीकल्चर रिलेटेड की एक्टिविटीज होती है वो सब प्राइमरी सेक्टर में आता है। सेकेंडरी सेक्टर में स्मॉल और लार्ज इंडस्ट्रीज आते हैं, जैसे फैक्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस या फिर वाटर सप्लाई, और सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं। जो हमें इंडस्ट्रीज के बारे में जो सेक्शन होते हैं और जो इंक्लूड होते हैं, जिसका प्रोडक्शन स्मॉल पिन टू टेंटिंग मशीन, यानी छोटे से पिन यानी छोटी चीज़ों से बड़ी मशीन तक जो प्रोसेस होता है वो आता है सेकेंडरी सेक्टर में। प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, सर्विस सेक्टर में क्या होता है? सर्विस सेक्टर डिफरेंट टाइप्स की सर्विस होती है इसमें, जैसे ट्रेड, कम्युनिकेशन, एयरवेज, वाटरवेज, एजुकेशन, हेल्थ, बैंकिंग, इंश्योरेंस, स्टोरेज, एंटरटेनमेंट, ये सब सर्विस सेक्टर में आते हैं। नॉर्मली जो प्राइमरी सेक्टर है वो डेवलपिंग कंट्री में ज़्यादा होता है। प्राइमरी सेक्टर ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है डेवलपिंग कंट्री में। मोस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है और नेशनल इनकम जो है वो प्राइमरी सेक्टर से ही होता है डेवलपिंग कंट्री में। Economic development signifies of primary sector increase in comparison to secondary service sector, and importance of industry sector and service sector increases. अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए तो सेकेंडरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर प्राइमरी सेक्टर को पीछे छोड़ देता है। यानी प्राइमरी सेक्टर जो है सेकेंडरी और सर्विस सेक्टर का कंपैरिजन नहीं कर पाता, वो पीछे हो जाता है। अगर हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए तो सेकेंडरी और सर्विस सेक्टर की इम्पोर्टेंस घट जाती है, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर इंक्रीज हो जाते हैं और प्राइवेट सेक्टर हमारा डिक्रीज हो जाता है, पीछे हो जाता है। अब इसके कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज डन विद द हेल्प ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है नेचुरल रिसोर्सेज के थ्रू होते हैं। डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास टूल्स है जो इस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम यूज कर सकते हैं। 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन: लैंड, कैपिटल, लेबर, एंटरप्रेन्योरशिप। फर्स्ट आता है हमारा लैंड। इन नॉर्मल सेंस लैंड इज द अपर लेयर ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। नॉर्मल सेंस में अगर नॉर्मल बात में करें, जो हमारा लैंड है वो अपर लेयर होता है अर्थ का। बट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक, लैंड मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इकोनॉमी के हिसाब से जो लैंड है इसका मीनिंग होता है नेचुरल रिसोर्सेज के डिफरेंट टाइप्स, जिसमें फॉरेस्ट, रिवर, माउंटेन, मिनरल जो इंटीरियर अर्थ में प्रेजेंट है, या फिर मेटल, या फिर अर्थ सरफेस पर जो भी मटेरियल प्रेजेंट है वो सब लैंड में आता है, जो हमें जो हमारे नेचुरल टूल होता है प्रोडक्शन के लिए। कैपिटल जो मैन इंस्ट्रूमेंट है, जो प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए हमारे लिए एक इंस्ट्रूमेंट है, टूल है। इंस्ट्रूमेंट, टूल्स और हाउसेस ये सब हमारे कैपिटल में आते हैं। कैपिटल में प्रॉपर्टी, एसेट और इन्वेस्टमेंट काउंट होते हैं। लेबर मेन होता है मेंटल और फिजिकल वर्क, जो जिसका एम होता है मॉनेटरी गेन होना, यानी पैसे के रिलेटेड गेन करना। लेबर का वही काम रहता है। लेबर एक लिविंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, यानी एक लिविंग थिंग लेबर होते हैं। वर्क ऑफ फार्म लेबर, यानी जो फार्म पे काम करते हैं लेबर, वो हमारे लिए लेबरर्स है। जैसे वर्कर्स हो गए, टीचर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, आर्टिशियंस हो गए, ये हमारे लिए लेबर है।
यानी एक लिविंग पर्सन होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के। एंटरप्रेन्योर हु एफिशिएंटली कंबाइंस आर थ्री सेक्टर, जो जिसमें ये थ्री सेक्टर कंबाइन कर दिया जाए, प्रोडक्शन ऑफ प्लांट, कैपिटल, लेबर, तो वो हमारा एंटरप्रेन्योर बनता है। और इस प्रोसेस को कोऑर्डिनेटिंग मीन्स मर्ज करना, तीनों सेक्शन, थ्री सेक्शन जो है हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के, तीनों को जोड़ना, जो भी इनसे हमें प्रॉफिट मिलता है, इस प्रोसेस को हम एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। अब आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ Distribution of factors of production. Human wants are unlimited while resources are fulfilled them are limited. ये जो human wants है वो unlimited है और जो हमारी resources है वो limited है। यानी अगर हमें कल चाहिए साइकिल चाहिए, तो साइकिल की अगर हमें नीड पूरी हो गई तो हम सोचेंगे हमें बाइक मिल जाए। अब बाइक अगर हमें मिल गई तो हम सोचेंगे हमें कार मिल जाए, कार पे हम एरोप्लेन पे चले जाएंगे। तो इस हिसाब से जो लिमिटेड है, जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और लिमिटेड है, लेकिन ह्यूमन की जो वांट है, डिमांड है, वो अनलिमिटेड है। नो नेशन ऑफ द वर्ल्ड हैज रिसोर्सेज इन अनलिमिटेड क्वांटिटी। किसी भी नेशन के पास रिसोर्सेज अनलिमिटेड में क्वांटिटी में नहीं है। देयर विल ऑलवेज बी स्कार्सिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कभी भी कहीं भी स्कार्सिटी हो सकती है, कमी भी हो सकती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की। एज अ रिजल्ट एवरी कंट्री फेसेस प्रॉब्लम रिलेटेड टू एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज की कमी हर कंट्री एक बार फेस करती है। मैंने क्वेश्चंस भी उठते हैं इस पे, क्यों, कब और कैसे क्वांटिटी ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज कैन बी यूज। हमें जो क्वांटिटी में हमें जो लिमिटेड रिसोर्सेज है इनको क्वांटिटी में यूज करना चाहिए। अनलिमिटेड वांट, फर्स्ट पॉइंट है इसका अनलिमिटेड वांट। ह्यूमन वांट्स आर अनकाउंटेबल एंड अनलिमिटेड। ह्यूमन की जो वांट्स है अनकाउंटेबल और अनलिमिटेड है। सो मेनी वांट्स ओरिजिन फ्रॉम वन वांट, यानी एक वांट से बहुत सी वांट ओरिजिनेट हो सकती है, निकल सकती है, बहुत से रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है। फुलफिल होने के बाद भी दूसरी जो है वांट्स निकल आते हैं। अराइज बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से। जैसे मैंने पहले समझाया कि अगर हमें साइकिल चाहिए, साइकिल की वांट्स पूरी हो गई तो हमें बाइक चाहिए, बाइक पूरी हो गई तो हमें कार चाहिए। ऐसे दस बिकॉज ऑफ मैनी रीजंस वांट्स बिकम अनलिमिटेड। बहुत से रीजंस की वजह से जो हमारी वांट्स है वो अनलिमिटेड है। सो अगर ऑर्डर में बोले तो फुलफिल दी वांट्स वन इज टू मेक सिलेक्शन अमंग, जिसकी वजह से अगर हमारी एक वांट्स पूरी हो गई तो हम सोचेंगे हमें दूसरी वांट्स चाहिए। यानी एक चीज का अगर हमें सपना था, हमारा सपना पूरा हो गया, तो उस सिमिल्टेनियसली दूसरा सपना, हमारा दूसरा ड्रीम तुरंत आ जाएगा। सेकंड है हमारा इम्पोर्टेंट ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ नेसेसिटीज। इज द रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई वांट्स आर अनलिमिटेड, द इंडिविजुअल हैज टू डिसाइड विच वांट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो इम्पोर्टेंट ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ नेसेसिटीज के हिसाब से इम्पोर्टेंट ऑर्डर होना चाहिए। जैसे रिसोर्सेज जो है वो तो लिमिटेड है, तो जो रिसोर्सेज वांट्स को सेटिस्फाई करने हैं वो इंडिविजुअल के, उनकी इम्पोर्टेंट ज़्यादा होती है। ही हैज़ टू सेटिस्फाई हिज रिक्वायरमेंट इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। विच एवर रिक्वायरमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट दैट हैज़ टू बी सेटिस्फाइड अर्ली एंड लेटर ऑन दी अदर्स। और जो रिक्वायरमेंट उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है वो जल्द से जल्द उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है, या तो अभी या तो बाद में। लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मेनली इंक्लूड होता है नेचुरल वेल्थ और मैनमेड वेल्थ। और ये सभी जो टूल्स हैं लिमिटेड होते हैं, नेचुरल और मैनमेड वेल्थ। अगर हम इन्हें जुडिशियली यूटिलाइज करें, यानी एक प्रक्रिया में जितना हमें चाहिए उतना ही यूज़ करें, तो डिस्ट्रीब्यूशन है जो टूल का वो सिलेक्टेड वांट्स इन सेंटर, अगर वांट्स को सेंटर में रख के करें तो जो जुडिशियली यूटिलाइज होगा अच्छे से होगा। फोर्थ पॉइंट है इसका अल्टरनेट यूज ऑफ द रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई डिमांड्स आर लिमिटेड। जो रिसोर्सेज डिमांड को सेटिस्फाई करते हैं वो लिमिटेड होते हैं। नॉट ओनली दिस, दे हैव अल्टरनेट यूसेज आल्सो।
हम उन रिसोर्सेज का अल्टरनेट यूज भी कर सकते हैं। When any tool of production may be utilized is more than one way, it means that the tool has multiple uses. अगर कोई भी टूल है हमारा प्रोडक्शन का, अगर हम उसको एक से ज़्यादा बार यूज़ करते हैं तो हमारे पास वो हमारे लिए मल्टीपल यूसेज होगा। सो हम कह सकते हैं कि जो यूसेज है ये अल्टरनेटिव है। फॉर एग्जाम्पल, वीड शोन इन द लैंड बाजरा, मैज, ग्राउंडनट और एनी अदर इल्ड कैन नॉट बी कल्टिवेटेड, अदर यूसेज ऑफ द लैंड हैज टू बी स्टॉप। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी भी लैंड में हम वीट को ग्रो कर रहे हैं तो उस लैंड में बाजरा, मेज, ग्राउंडनट जो तीनों ग्रो हो सकते हैं वो नहीं ग्रो हो पाएंगे। दूसरी जो एल्ड वो कल्टीवेट नहीं हो पाएंगे, तो इसकी वजह से हमें लैंड को स्टॉप करना पड़ेगा। तो इसलिए जो ऊपर कंडीशन मेंशन की गई है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर्स जो दिए गए हैं और जो मैक्सिमम हमें सेटिस्फाई करता है, उससे हमें पॉसिबल डिमांड को हमारी सेटिस्फाई करता है, उस हिसाब से हमें एक्शन लेना चाहिए। मेथड्स ऑफ अलॉटिंग ऑफ रिसोर्सेज को कैसे अलॉट किया जा सकता है। एवरी नेशन जो है ट्राई करता है स्पीडी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, कि उसे जल्द से जल्द स्पीडी इकोनॉमिक डेवलपमेंट मिले, बेस्ट पॉसिबल एलोकेशन करता है रिसोर्सेज का अलॉटमेंट करता है। मेनली टू मेथड में अलॉटमेंट होता है रिसोर्सेज का, मार्केट मैकेनिज्म और सोशल मैकेनिज्म। दोनों ही जो है एक दूसरे के अपोजिट है, मार्केट और सोशल सिस्टम, मार्केट मैकेनिज्म और सोशल सिस्टम। बाय माइंगलिंग बर्थ सिस्टम मेनी अदर मेथड्स हैव डेवलप। इनको माइंगलिंग करने के बाद बहुत से मेथड जो है हमारे डेवलप हुए हैं, और एवरी कंट्री एक्सेप्ट करती है वन और द अदर मेथड एज पर देयर रिक्वायरमेंट, एक या एक से ज़्यादा फिर जैसे उनकी रिक्वायरमेंट हो। एक्सप्लेनेशन ऑफ द मेथड ऑफ अलॉटमेंट ऑफ रिसोर्सेज नीचे गिवन है। फर्स्ट आता है हमारा मार्केट सिस्टम। फर्स्ट है हमारा मार्केट सिस्टम। नेशंस लाइक अमेरिका, जापान हैव मेड देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू मार्केट सिस्टम। जैसे नेशंस अमेरिका और जापान है, ये जो इनका जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो मार्केट सिस्टम के हिसाब से चलता है। मार्केट सिस्टम को हम कैपिटलिस्ट सिस्टम भी बोल सकते हैं। कैपिटलिस्ट सिस्टम में जिसमें मशीनरी का यूज़ या फिर कैपिटल का यूज़ ज़्यादा लगे। इस मेथड में जो प्रोसेसर रिसोर्सेज को एलोकेट करने का वो प्रॉफिट स्कोप पे रखा जाता है। इस सिस्टम में जो प्रोडक्शन है और रिलेटेड एक्टिविटीज जो है इसकी, वो प्रॉफिट को सेंटर मान के चलते हैं लोग। ऐसे जो पीपल हैं ये लोग क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करते हैं जहां इन्हें लगता है कि स्कोप ऑफ प्रॉफिट है, इसमें ज़्यादा इन्हें बेनिफिट मिलेगा, तो ऐसी कंट्रीज ऐसी जगह इन्वेस्ट करती है। मार्केट इज कम्प्लीटली फ्री इन दिस सिस्टम, और मार्केट सिस्टम में कम्प्लीटली फ्री होती है। मार्केट सिस्टम में इस सिस्टम में जो मार्केट है वो कम्प्लीटली फ्री होती है। गवर्नमेंट का कोई भी स्पेसिफिक इंटरफेयर नहीं रहता है इकोनॉमिक पॉलिसी में, और ना ही कोई रोल प्ले करती है गवर्नमेंट। जो कंपटीशन होता है मार्केट सिस्टम में वो वाइटल होता है। competitive market, the owner has to increase working capacity to the greatest extent in order to obtain maximum profit। यानी जितना उसे प्रॉफिट चाहिए उतनी अपनी वर्किंग कैपेसिटी वो इंक्रीज कर सकता है। इस मेथड की वजह से बहुत से न्यू रिसर्च हुए हैं, न्यू मेथड्स निकले हैं, प्रोडक्शन के क्रिएट भी हुए हैं, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन है वो मैक्सिमम होता है, और इसकी वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी फास्ट होता है कंट्रीज का। दस कंपटीशन कंट्रोल्स द होल मार्केट लाइक एन इनविजिबल हैंड। यानी एक इनविजिबल हैंड के पास पूरे मार्केट का कंट्रोल होता है। As the state doesn't interfere, this system is also known as free economy। इस सिस्टम में स्टेट जो है कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता, यानी गवर्नमेंट कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकती, इसलिए मार्केट सिस्टम को फ्री इकोनॉमी भी बोलते हैं। फीचर्स ऑफ मार्केट मैकेनिज्म सिस्टम, इसके क्या क्या फीचर्स है। ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज प्रोडक्शन इज एदर इंडिविजुअल और प्राइवेट।
या तो इसके जो रिसोर्सेज की ओनरशिप है इंडिविजुअल के हाथ में होती है या फिर प्राइवेट लोगों के हाथ में होती है। जो प्रॉफिट है उसको सेंटर में रखा जाता है मार्केट सिस्टम में। कंज्यूमर्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है चॉइस करने की, यानी उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है। रिसोर्सेज जो है प्रॉफिट के बेस पे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। इकोनॉमिक डिसीजन जो है वो इस प्रोसेस में जो इकोनॉमिक डिसीजन है वो मैकेनिज्म की प्राइस पे डिपेंड होता है, यानी पहले माइंड में उसकी प्राइस कीप करते हैं, देन इसमें इकोनॉमिक डिसीजन लेते हैं। बेनिफिट्स ऑफ मार्केट मैकेनिज्म सिस्टम, इसके बेनिफिट क्या क्या है हमारे पास। इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल इज प्रोटेक्टेड इन मार्केट सिस्टम, यानी एक इंडिविजुअल पर्सन के पास फ्रीडम होती है मार्केट सिस्टम में। रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन आर यूटिलाइज टू ग्रेटर एक्सटेंट एंड एफिशिएंटली, और जैसे चाहे उसको यूज कर सकते हैं। अबंडेंट प्रोडक्शन होता है मार्केट सिस्टम में। न्यू चीज़ें हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। कंटिन्यूली हम मार्केट में अपना हम खड़े रह सकते हैं मार्केट में। हम उस मार्केट में हम इजीली स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं, encourage कर सकते हैं। एज अ रिजल्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिकम फास्टर, मार्केट सिस्टम की वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट और फास्ट होता है। इसकी जो क्वालिटी है वो चीज़ों को इम्प्रूव करती है कंपटीशन की वजह से। लिमिटेशन ऑफ मार्केट मैकेनिज्म, इसकी लिमिटेशन क्या होती है, इसकी डिसएडवांटेज क्या होता है। इंस्पाइट ऑफ हैविंग मेनी बेनिफिट होने के बावजूद मार्केट सिस्टम परफेक्ट नहीं है। इसके बहुत से डिसएडवांटेज या फिर बोल सकते हैं लिमिटेशंस है। बिकॉज ऑफ कीपिंग प्रॉफिट को सेंटर मानने की वजह से जो इसका प्रोडक्शन है, कमोडिटीज है, और ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है। लग्जरीज कमोडिटीज बेसिक रिक्वायरमेंट होती है इज नेग्लेक्टेड और रिड्यूस। इसमें जो है लग्जरीज चीज़ें ज़्यादा प्रोडक्ट की जाती है, ज़्यादा प्रोड्यूस की जाती है, जिसकी वजह से बेसिक चीज़ें जो है उनको नेग्लेक्ट किया जाता है या फिर रिड्यूस होता है। यानी बेसिक रिक्वायरमेंट की कोई भी चीज़ मार्केट सिस्टम में प्रोड्यूस ज़्यादा नहीं होती है। Because of lack of policy related to role of state, natural resources are wasted. पॉलिसी रिड्यूस होने की वजह से, पॉलिसी की कमी होने की वजह से जो स्टेट का रोल है वो मार्केट सिस्टम में नहीं हो पाता है। यानी गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होने की वजह से नेचुरल रिसोर्सेज जो है हमारे हैं वो वेस्टेज में जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं। नॉलेज की कमी की वजह से या फिर मार्केट में इग्नोरेंस की वजह से कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, उनके साथ धोखा हो सकता है। सेंट्रलाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी को सेंट्रलाइज करने की वजह से जो हमारी इनकम है और डिस्पैरिटी में इंक्रीज होती है, यानी इधर डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है। और फियर होता है मोनोपोली का, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी का, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर को ठगना, इकोनॉमिक में इंस्टेबिलिटी होना, या फिर मोनोपोली का फियर भी इस फील्ड में ज़्यादा होता है। अब सेकंड आता है सोशलिस्ट सिस्टम। सोशलिस्ट सिस्टम ओरिजिनेट हुआ है कि लिमिटेशन की वजह से और मार्केट सिस्टम फेल होने की वजह से। रशिया, चाइना जैसी कंट्रीज जो हैं फास्ट इकोनॉमिक प्रोग्रेस कर रही हैं एक सोशलिस्ट सिस्टम अडॉप्ट करने की वजह से। जो हमारी सोशलिस्ट सिस्टम है ये अपोजिट है मार्केट सिस्टम की। सोशलिस्ट सिस्टम में सभी इकोनॉमिक डिसीजन जो है स्टेट लेता है मशीनरी के द्वारा। स्टेट के पास सभी रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। इस सिस्टम में पूरी की पूरी इकोनॉमी स्टेट मैनेज करता है। सभी डिसीजन प्रोडक्शन के रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन, सब जितने भी रिक्वायरमेंट होती है सोसाइटी अब दी सोसाइटी इन माइंड, सोसाइटी को ध्यान में रख के ही किया जा सकता है। यानी सोसाइटी की बेसिक नीड क्या है, उनके ऊपर क्या अफेक्ट पड़ेगा, उन्हें क्या अच्छा लगेगा, कौन से प्रोडक्ट उनके लिए सही है, इन सब को माइंड में रखने के बाद सोशलिस्ट सिस्टम में प्रोडक्शन होता है। सोशलिस्ट सिस्टम जो है इसमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है और प्रॉफिट को ये लोग उतना सेंटर में नहीं रखते हैं।
प्रोडक्शन ऑफ रिसोर्सेज एंड देयर प्राइसेस आर डिसीजन बाय स्टेट। प्रोडक्शन जो है रिसोर्सेज का और प्राइस जो है कमोडिटीज़ की वो स्टेट डिसाइड करता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है इसमें प्रोडक्शन की टारगेट की जाती है, और वो टारगेट गवर्नमेंट डिसाइड करता है, गवर्नमेंट फैक्टराइज करता है। फार्मिंग ऑन बाय द स्टेट, फार्मिंग भी स्टेट के पास ही होता है। लेबर को जो पे किया जा सकता है, यानी उनकी एबिलिटी के हिसाब से उन्हें कितना पेमेंट करना है, कितना वो वर्क कर रहे हैं, उसके हिसाब से उन्हें पेमेंट मिलती है। सोशल सिस्टम में सोशलिस्ट सिस्टम के फीचर्स क्या क्या हैं? इनकी ओनरशिप गवर्नमेंट के पास यानी स्टेट के पास होती है। इकोनॉमिक डिसीजन स्टेट लेता है। इसमें प्रॉफिट और सोशल वेलफेयर को इज एट द सेंटर ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। प्रॉफिट से ज़्यादा सोशल वेलफेयर को सेंटर में रखते हैं। लेबर्स को वेज पे करते हैं इन रिटर्न में। बेनिफिट ऑफ सोशल सिस्टम, सोशलिस्ट सिस्टम के बेनिफिट क्या क्या होते हैं? बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी की रिक्वायरमेंट के दौरान, यानी इसमें जो है जो भी रिक्वायरमेंट क्या नाम है प्रोडक्शन होता है, जो भी प्रोडक्शन होता है सोसाइटी को रख के होता है, यानी सोसाइटी के लिए क्या अच्छा है, उनको क्या पसंद आएगा, क्या इम्पोर्टेंट है, क्या अनइम्पोर्टेंट है, उस हिसाब से होता है। यानी लग्जरीज जो आइटम्स होती है उसको सोशलिस्ट सिस्टम में प्रोड्यूस नहीं होता है। सभी डिसीजन जो है प्रोडक्शन के रिलेटेड स्टेट लेता है, तो वेस्टेज जो है रिसोर्सेज का वो भी कम होता है, रिड्यूस होता है या फिर होता ही नहीं है। जो डिस्पैरिटी है इनकम और प्रॉपर्टी की वो भी रिमूव हो जाती है। कंज्यूमर्स इसमें एक्सप्लॉइट नहीं होते। सोशलिस्ट सिस्टम के भी लिमिटेशंस हैं, इसके भी कुछ डिसएडवांटेज हैं। रिसोर्सेज जो है प्रोडक्शन के उस स्टेट के पास होती है, तो लोगों को यानी पीपल को एनकरेजमेंट नहीं मिलता है, उन्हें मोटिवेशन नहीं मिलता है कि उन्हें प्रोडक्शन और करना चाहिए। कंपटीशन कम होने की वजह से कंस्टेंस और रिसर्च नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से इनका जो इकोनॉमी और मोमेंटम ज़्यादा नहीं हो पाता है। इसमें इंडिविजुअल फ्रीडम बहुत कम होती है। कंपटीशन इन कंप्लीट इंटरफेरेंस की वजह से, यानी स्टेट की कंप्लीट इंटरफेरेंस होती है इसमें, जिसकी वजह से फियर ऑफ ब्यूरोक्रेसी का फियर यानी डर। नेक्स्ट है हमारे पास मिक्स इकोनॉमी, लास्ट पार्ट और थर्ड पार्ट। Mixed economic system attempt at removing the limitation of market system and socialist system and tries to assimilate in a good element of both the system। यानी मिक्स इकोनॉमी मिक्स होती है सोशलिस्ट सिस्टम और मार्केट सिस्टम की, और सब मिक्स सिस्टम ट्राई करता है कि जो भी लिमिटेशन है मार्केट सिस्टम और सोशलिस्ट सिस्टम की, सभी लिमिटेशन को रिमूव की जा सके। मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम एक ऐसी इकोनॉमिक सिस्टम है जो पब्लिक और प्राइवेट दोनों के पास होती है, दोनों इसे चला सकते हैं। सेक्टर डू नॉट वर्क एज कंपटीटर रेदर देन दे वर्क एज कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, यानी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर एक दूसरे से कंपटीशन नहीं बल्कि एक साथ काम करते हैं। और इसमें इंडिविजुअल और प्राइवेट ओनरशिप एग्रीकल्चर में होती है, ट्रेड, स्मॉल कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज में होती है, जबकि बेसिक एरियाज लाइक हैवी इंडस्ट्रीज जो है हैवी इंडस्ट्रीज, फैक्टराइज प्रोडक्शन, डिफेंस मटेरियल, रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, इरिगेशन ये स्टेट के पास होता है। और बाकी जो एग्रीकल्चर या फिर छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, ट्रेड, स्मॉल कंज्यूमर गुड्स या इंडस्ट्रीज, ये प्राइवेट सेक्टर या फिर इंडिविजुअल के पास होता है। इस सिस्टम में कम्प्लीटली फ्रीडम नहीं होती है, गवर्नमेंट किसी भी वे से कंट्रोल कर सकता है। फॉर एग्जांपल स्टेट लेज हैवी टैक्स ऑन प्रोडक्शन ऑफ अनवांटेड थिंग्स के ऊपर गवर्नमेंट हाई टैक्स ले सकता है। सेम वे में अगर इंडस्ट्रीज बैकवर्ड एरियाज में है तो उसको इंकरेज किया जाता है, सब्सिडीज देके रिलैक्सेशन टैक्स से मिलता है। इस इकोनॉमी में मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम जो है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट प्लेस में इकोनॉमिक प्लानिंग, इकोनॉमिक डिसीजन को एक्सिस्टेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर एक्सेप्टेड इन सिस्टम, और इसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों को एक्सेप्ट किया जा सकता है। इस सिस्टम में कंट्रोल इकोनॉमिक सिस्टम बिकॉज ऑफ द रेस्ट्रिक्शंस एंड कंट्रोल, और इस सिस्टम को कंट्रोल इकोनॉमिक सिस्टम भी बोला जाता है क्योंकि इसमें रेस्ट्रिक्शंस और कंट्रोल ज़्यादा होते हैं, जैसे इंडिया
जैसे इंडिया, यानी हमारी जो इंडिया है वो मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो करती है। फ्रांस, इंग्लैंड, ये सब पे मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम को ही फॉलो करते हैं। वी सो फार स्टडीड अबाउट मार्केट सिस्टम, सोशलिस्ट सिस्टम, मिक्स इकोनॉमी एज डिसाइडिंग फैक्टर्स फॉर इकोनॉमिक डिसीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस। अब स्टडी करने के बाद मार्केट सिस्टम, सोशल सिस्टम और मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम, ये सभी जो है फैक्टर डिसाइड करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इकोनॉमिक के डिसीजन कैसे होंगे, रिसोर्सेज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। देयर इज नो कंट्री इन द वर्ल्ड टुडे वेयर देयर इज एब्सोल्यूट मार्केट सिस्टम और सोशलिस्ट सिस्टम। अभी कंट्री पूरे वर्ल्ड में कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जो एब्सोल्यूट हो मार्केट सिस्टम और सोशलिस्ट सिस्टम से। But these systems have lost their individual features and assimilated into mixed economy। दोनों ही जो सिस्टम है, मार्केट सिस्टम और सोशलिस्ट सिस्टम, दोनों ही ने ही अपना इंडिविजुअल खो दिया है और ये लोग मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम में एसिमुलेट हो गए हैं। मार्केट सिस्टम विटनेस है इंटेलिजेंस का, यानी प्लानिंग ऑफ एलिमेंट्स और स्टेट इंटरफेरेंस का, और सोशलिस्ट सिस्टम विटनेस है इकोनॉमिक रिलैक्सेशन और इकोनॉमिक्स एरालाइजेशन का। बट डेमेरिट्स आर आल्सो विटनेस इन मिक्स इकोनॉमी। इसमें डीमेरिट्स भी है विटनेस है मिक्स इकोनॉमी में, जैसे इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की कमी होना, इनकंसिस्टेंट इकोनॉमिक पॉलिसी होना, लो ग्रोथ रेट होना इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, ये लिमिटेशन है मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। Like and subscribe for more videos.